हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12वीं की केमिस्ट्री अध्याय 1 को, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ठोस अवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था नामक चैप्टर को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं ठोस अवस्था नामक चैप्टर को। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। क्या क्या होती हैं फ्रेंड्स? ठोस, द्रव, गैस। इन्हीं में से अपन क्लास 12वीं में ठोस अवस्था, किसी भी पदार्थ के ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ठोस अवस्था कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ये सभी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि पसंद नहीं आती है तो आपकी मर्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए ठोस अवस्था नामक चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि यदि कोई पदार्थ मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और यह क्या है? ठोस है। तो अपन जानते हैं कि जो ठोस होता है उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसका एक निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर अंतरा आणविक बल समझ रहे हो फ्रेंड्स? मतलब कि जो इसके अंदर अणु उपस्थित हैं वह क्या है, उनके बीच की दूरियां क्या है? बहुत पास पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतरा आणविक दूरियां बहुत पास पास है। इसी कारण से ठोस का जो निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, आकार होता है, वह एक निश्चित होता है। और जो ठोस के अंदर जो भी अणु उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो अणु उपस्थित होते हैं वह बड़े ही सघन होते हैं, बड़े पास पास में होते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में दिख जाएगा कि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, मतलब बहुत सघन होते हैं। जैसे आप ले लीजिए टेबल, कुर्सी, मेज। और जो इनके अंदर अंतरा आणविक बल होता है वह बहुत ही प्रबल होता है। मतलब कि एक अणु और दूसरे अणु, मान लीजिए कोई अणु है और ये कोई दूसरा अणु है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वह बहुत प्रबल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? इसके और इसके बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होगा। इस आकर्षण बल को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, आप इसके अभिलक्षणों को समझ चुके हैं कि इसके अभिलक्षण क्या होते हैं ठोस के। तो हमने ठोस के अभिलक्षण में आपको क्या बताया कि इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, और इनके बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वह बहुत ही प्रबल होता है। और ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना चीज़ समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं ठोस अवस्था, मतलब कि ठोसों के प्रकारों के बारे में, कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? ठोस के प्रकार। ठोसों के प्रकार कितने होते हैं, अपन इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ठोसों के प्रकार के बारे में डिस्कशन कर लेते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं ठोस के कितने प्रकार होते हैं। हम जानते हैं कि ठोसों के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं।
उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों के व्यवस्था के अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से दो प्रकार हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या चीज़ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बता देते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप तो जान ही चुके हैं कि ठोस क्या होता है और उसके समान अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। अब देख लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस आखिर में होता क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स क्रिस्टलीय ठोस मतलब कि जिसमें क्रिस्टल उपस्थित हो उसे ही क्रिस्टल ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रिस्टल ठोस। अर्थात क्रिस्टल मतलब होता है एक ऐसा भाग जिनके अंदर एक ऐसा नमूना या एक ऐसा भाग जिसके अंदर परमाणु अणु तथा आयनों का एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक निश्चित आकार होता है तथा क्रिस्टलीय। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिस्टल तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसा नमूना या एक ऐसा ढांचा जिनके अंदर का परमाणु या अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये अपना होता है क्रिस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्रिस्टल को समझ चुके हैं। अब अपन बता देते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या चीज़ हैं। तो ठोस जुड़ गया तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? वे ठोस जिनके परमाणु अणु तथा आयनों का निश्चित आकार होता है। यदि क्या क्या होता है? इनके परमाणु अणु तथा आयनों का एक निश्चित आकार होता है। एक निश्चित आकार होता है या निश्चित आयतन होता है और एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित पैटर्न होता है। मतलब कि यदि आप देखिए इसका निश्चित पैटर्न क्या होगा, समझ लीजिए। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे एक पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं फ्रेंड्स? एक पैटर्न में। मतलब कि यदि समझिए ये अपना कोई ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। यदि हम यहाँ पर उपस्थित अणुओं का अध्ययन कर लेते हैं तो उसी प्रकार यहाँ के अणु भी व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल एकदम सेम। यदि यहाँ के अणुओं का अध्ययन कर लेते तो यहाँ का अणुओं का अध्ययन भी अपना हो जाता है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स क्रिस्टलीय ठोस। इसकी परिभाषा हम एक बार फिर से बोले दे रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके परमाणु अणु तथा आयनों का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित व्यवस्था होती है उनके अणुओं की, एक पैटर्न में होते हैं वे अणु। और यदि इनके अंदर उपस्थित अणु के किसी एक पक्ष का अध्ययन कर लेते हैं तो हम दूसरे पक्षों का भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ अपना क्रिस्टलीय ठोस। अब अपन देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अक्रिस्टलीय ठोस को समझा देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अब आपके लिए बेहद ही आसान हो गया। देखिए कैसे कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अंदर क्रिस्टल ही उपस्थित न हो। क्रिस्टल का मतलब हमने समझा दिया कि एक ऐसा ढांचा या नमूना जिसके अंदर परमाणु अणु तथा आयनों का एक निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम परिभाषा बता दे रहे हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं
जिनके अंदर क्रिस्टल उपस्थित नहीं होता, अर्थात परमाणु अणु तथा आयनों का एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। इसके अंदर यदि हम इसके अंदर उपस्थित यदि जो भी अणु हैं, मान लीजिए कि ये कोई अपना अक्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पर अणु अलग अलग तरीक़ों से उपस्थित होंगे। मान लीजिए यहाँ पर इनका पैटर्न सही नहीं होगा, यहाँ पर अलग तत्व उपस्थित होंगे, यहाँ पर अलग तत्व, यहाँ पर अलग तत्व, ऐसे ऐसे रहते हैं। मतलब कि इसके अंदर एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। और इसके यदि किसी एक पक्ष का हम अध्ययन कर लेते हैं, मान लीजिए हम इस साइड के पक्ष का अध्ययन कर लिए, तो हम इस साइड के पक्ष का, बाएं साइड के पक्ष का अनुमान नहीं लगा सकते। ये होता है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर को आपको बड़े ही आसान तरीके से समझा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताना आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि यदि कोई ठोस है, यदि मान लीजिए कोई ठोस है, तो इस ठोस में क्या क्या चीज़ होते हैं और हम इसमें अंतर कैसे कैसे लिखेंगे। तो इस ठोस में क्या रहेगा फ्रेंड्स, इस ठोस का आकार रहेगा, इस ठोस का क्या रहेगा, गलनांक रहेगा, इसका क्वथनांक रहेगा, इसका आयतन रहेगा, इसकी प्रकृति रहेगी। इसी के बारे में तो अपने को बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी है, इसका आयतन कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका गलनांक कैसा है, इसका क्वथनांक कैसा है, इसकी व्यवस्था कैसी है, इसकी क्या है व्यवस्था कैसी है। यही तो अपने को किसी बंद आकृति में देखने को मिलता है, या किसी भी आकृति में यही चीज़ तो देखने को मिलती है। इसी चीज़ों के बारे में ही तो बताना है अपने को। किसी भी आकृति में या किसी भी ठोस में या किसी भी पदार्थ में अपन इन्हीं सभी चीज़ों को अपन बताएंगे। इनकी एंथैल्पी क्या है, इनमें बिखराव कैसा है, ये अपन बताएंगे। एंथैल्पी मतलब ऊर्जा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा। और इनकी ज्यामिति कैसी है, इनकी आकार कैसा है, वही है फ्रेंड्स। चलिए तो अपन इन्हीं टॉपिकों के आधार पर आपको समझाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही चुके होंगे कि एक ठोस में क्या क्या गुण होते हैं। उसका आकार होता है, उसका गलनांक होता है, इसका क्वथनांक होता है, उसका घनत्व होता है, उसकी एंथैल्पी होती है, उसकी प्रकृति होती है और उसकी व्यवस्था होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ही अपन ध्यान में रखते हुए इनके बीच विभेद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम आकार के आधार पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस का आकार होता है वह एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, निश्चित आकार होता है। अब क्यों होता है निश्चित आकार, क्योंकि इसके अंदर परमाणु अणु तथा आयनों का जो क्रम है वह एक निश्चित होता है, उसकी व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है, अनिश्चित नहीं होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टल उपस्थित नहीं होगा। तो जब क्रिस्टल उपस्थित नहीं होगा तो उसकी ज्यामिति जो होगी अनिश्चित होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, अनिश्चित। चलिए अब अपन देख लेते हैं दूसरा गलनांक के आधार पर। तो गलनांक, सबसे पहले समझिए गलनांक क्या होता है। गलनांक एक ऐसा ताप है, गलनांक एक वह ताप है या वह एक सीमा है जिस पर कोई भी ठोस
पिघल जाता है, जिस ताप पर कोई भी ठोस पिघल जाता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके लिए जो गलनांक होता है वह एक निश्चित होता है, मतलब कि एक निश्चित ताप पर ही क्या होगा, पिघलेगा। क्या होगा, पिघलेगा। गलनांक का सीधा मतलब पिघलना। क्या है फ्रेंड्स, पिघलना। तो इसका क्या होगा, एक निश्चित ताप पर ही पिघलेगा। किस पर फ्रेंड्स, निश्चित ताप पर। और यह किसी भी ताप पर पिघल सकता है, मतलब कि कोई निश्चित नहीं है कि किस ताप पर पिघलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख देना निश्चित नहीं है कि किस ताप पर यह पिघलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपन देख लेते हैं कि इसकी ऊर्जा क्या होती है। तो यही लिखना है कि इसकी ऊर्जा भी एक निश्चित होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो गलन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब ही है केमिस्ट्री में ऊर्जा से। तो इसकी जो गलन एंथैल्पी होती है वह निश्चित होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, निश्चित होती है। गलन एंथैल्पी निश्चित होती है कि वह उसी ताप पर ही पिघलेगा। और इसकी अनिश्चित होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, अनिश्चित। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लीजिए प्रकृति। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है वह एक वास्तविक ठोस होता है। मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस है कि उसे अपन देखकर ही ठोस बोल सकते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वह एक अभिलाक्षणिक ठोस है, मतलब कि इसे एक मान लिया गया है, अभिलक्षण कर लिया गया है। तो यह क्या है, अभिलाक्षणिक ठोस है। ठीक है फ्रेंड्स, आभासी व्यवस्था है इसकी, आभासी ठोस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम देख लेते हैं कि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वह दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, दीर्घपरासी व्यवस्था। और जो इसकी व्यवस्था होती है लघुपरासी होती है, लघु परासी व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने 5 अंतर देख लिए, अपने को 5 अंतर ही करना है। चलिए हम एक अंतर और देख लेते हैं कि इसकी दैशिकता कैसी है। दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह विषम दैशिक होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह समदैशिक होते हैं। समझिएगा कैसे, दैशिकता का मतलब क्या होता है, यह चीज़ भी हम आपको समझा देते हैं। चलिए क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण डाल लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस का जैसे एक उदाहरण है NaCl, और जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबर। क्या है फ्रेंड्स, रबर। तो चलिए हम इसके अंदर आपको दैशिकता दिखा देते हैं कि कैसे होती है इसकी दैशिकता। चलिए तो देख लेते हैं। NaCl के अंदर जो अणु होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं। Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस। Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+। तो देखिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, दूसरे में Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+। इस प्रकार एक पैटर्न मतलब AB पैटर्न चलता जाएगा। तो ठीक फ्रेंड्स, देखिए हम दैशिकता को दिखा देते हैं कि इसमें दैशिकता क्या चीज़ होगी।
तो देखिए यदि हम एक सीधी रेखा खींचे, कैसी रेखा खींचे? सीधी रेखा। क्या खींचे? यदि हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो देखिए Na+ ही नहीं आता। देखिए समझ में नहीं आया अभी, देखिए कैसे, मतलब कि क्या आना चाहिए, तो वह समदैशिक होगा कि यदि हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं ऐसी, तो इसके इस साइड Na+ आना चाहिए और इस साइड Cl- आना चाहिए, जो कि नहीं आता। क्या आता है कि एक इस साइड Na+ भी आ जाता है, Cl- इस साइड भी आ जाता है, Na+Cl-। तो यह इसकी दैशिकता है, जो क्या है, वह विषम दैशिकता रखता है। क्या रखता है? विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं। और जो रबर होता है, देखिए हम रबर दिखा देते हैं आपको। तो रबर भैया देखिए कैसे होती है, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार इसके अणु रखे होते हैं। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। यदि हम इसे यहाँ से काटे या चाहे यहाँ से काटे, एक ही अणु एक ही साइड आएंगे, तो इसकी दैशिकता क्या है? समदैशिक। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, कि अब क्रिस्टलीय ठोस होते कितने प्रकार हैं। तो चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो चलिए हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में विभक्त किया गया है अंतरा आणविक बलों के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, किसके आधार पर? अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में फ्रेंड्स? 4 भागों में। मात्र यही जानिए, इसकी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लिख देते हैं। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 4 प्रकार क्या क्या होते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस तथा सहसंयोजक ठोस। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 4 प्रकार हो गए क्रिस्टलीय ठोसों के। क्रिस्टलीय ठोसों के अपने 4 प्रकार हो गए। तो चलिए अपन थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि आणविक ठोस होता क्या चीज़ है। तो अपना जो आणविक ठोस है, इसमें अवयवी कण अणु रहेंगे। क्या रहेंगे? अणु रहेंगे। मतलब अवयवी कण समझ रहे हैं कि मतलब जो ठोस होगा इसके अंदर अणु उपस्थित होंगे। क्या होंगे? अणु उपस्थित होंगे। और अणु भी 2 प्रकार के होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? समझ लीजिए कि एक अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? एक अध्रुवी और एक ध्रुवीय होते हैं। एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय। तो समझिए अध्रुवी का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई ध्रुव ना हो। क्या ना हो? कोई ध्रुव ना हो। और ध्रुवीय ठोस वे होते हैं जिनके अंदर ध्रुव उपस्थित हो। अर्थात मतलब क्या है कि अध्रुवीय जो ठोस होते हैं वह अध्रुवी, मतलब जिसके अंदर ध्रुव उपस्थित ना हो। मतलब कि जब ध्रुव उपस्थित ना होंगे तो इसके जो अंदर अणुओं का आकर्षण बल रहेगा वह क्या रहेगा? दुर्बल रहेगा। मान लीजिए इसके अंदर ये अणु और ये अणु, क्योंकि इसके अंदर ध्रुव उपस्थित नहीं है, ध्रुव नहीं है, तो इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होगा। और ध्रुवीय क्या होता है? यदि ये अणु है और ये अणु है, इसके अंदर ध्रुव उपस्थित है। ध्रुव का मतलब यही है कि आकर्षण बल को लाना। तो यदि ध्रुवीय है तो इसके अंदर क्या होगा? आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा और यह इसे खींच करके अपने पास ले आएगा। ठीक है। और जो अध्रुवीय होते हैं यह मुलायम होते हैं।
मुलायम ठोस होते हैं और जो ध्रुवीय होते हैं यह बहुत कठोर ठोस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और आता है आणविक ठोस के अंतर्गत ही हाइड्रोजन अबंधित ठोस। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपन ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपन दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं कि अपना दूसरा प्रकार क्या है, आयनिक ठोस। तो चलिए अपन आयनिक ठोस की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि आयनिक ठोस आखिर होता क्या चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम से ही स्पष्ट है, आयनिक ठोस मतलब कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं। मतलब कि आयन मतलब प्लस और माइनस, मतलब ऐसे ठोस जिसके अंदर आयन उपस्थित हो। जैसे ठोस ले लीजिए NaCl, इसमें आयन उपस्थित है ना, Na+Cl-। जो अपन अभी दिखाए थे ना समदैशिक और विषमदैशिक को समझाने के लिए, वही है आणविक ठोस का उदाहरण, नहीं आयनिक ठोस का उदाहरण। चलिए फ्रेंड्स, आप आयनिक ठोस को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जो आयनिक ठोस होते हैं उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और ये विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, विद्युत रोधी होते हैं। यदि इन्हें गला करके, जो आयनिक ठोस हैं, यदि इन्हें गला करके जल में घोल दें, क्या कर दें, मान लीजिए कोई आयनिक ठोस है, इन्हें हमने गला दिया एक निश्चित ताप पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिस्टल है तो यह एक निश्चित ताप पर ही पिघलेगा। तो यदि हम निश्चित ताप पर इसे गला देते हैं और ये जल है और इस जल में इसे घोल देते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल में घोल देते हैं, तो इसके जो अणु है वह मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और विद्युत का संचालन करने लगेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मुक्त कण ही विद्युत का संचालन करते हैं। यदि वो बंधे रहेंगे तो कहाँ विद्युत का संचालन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, आयनिक ठोस है। क्या है, आयनिक ठोस। यदि हम इसको गला दें, एक निश्चित ताप पर ही गलेगा फ्रेंड्स। यदि हम मान लीजिए इसको ये गला दिए एक निश्चित ताप पर और इसे अपन जल में घोल दिए, क्या कर दिए, जल में घोल दिए, तो जल में घोलने पर क्या होगा कि इसके जो आयन है वह मुक्त हो जाएंगे। मतलब कि जो प्लस वाला होगा वह अलग हो जाएगा, माइनस वाला जो होगा वह अलग हो जाएगा। तो मुक्त हो जाएंगे तो यह विद्युत का संचालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो ये विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपन धात्विक ठोस की ओर आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आयनिक ठोस होता क्या चीज़ है। चलिए धात्विक ठोस की बात कर लेते हैं कि धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण धातु होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, धातु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, धातुए होते हैं। और अपन जानते हैं कि धातु H+ मुक्त करता है और अपन धातुओं के सभी गुण इसमें लिख देंगे। क्या क्या धातुओं के गुण होते हैं कि इनमें तनन समर्थ होता है, यह विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो आयन है वह मुक्त होता है और मुक्त आयन ही विद्युत का चालन कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप धात्विक ठोस भी समझ चुके होंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं सहसंयोजक ठोस की तरफ। तो सहसंयोजक ठोस को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। पहले हम बता दें, सहसंयोजक ठोस मतलब कि सभी जगह पर बराबर बराबर अणु व्यवस्थित हो। मतलब कि यदि इसके दो पक्ष हैं, यहाँ पर 4 अणु हैं तो यहाँ पर भी 4 अणु होंगे
और इसकी जो व्यवस्था होगी वह एक निश्चित व्यवस्था होगी, एक पैटर्न में आगे बढ़ेगी। क्रिस्टलीय ठोस को समझने का एक बेस्ट उदाहरण है, क्या है? हीरा। और हीरा आता है सहसंयोजक ठोस के अंदर। तो चलिए हम हीरा के चित्र को आपके सामने दिखा देते हैं कि हीरा का चित्र कैसा होता है। तो हीरा का चित्र एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ता है। कौन से पैटर्न में फ्रेंड्स? एक निश्चित पैटर्न में। मतलब कि कैसे, देखिएगा, हम बना के आपको दिखा देते हैं। हम इसकी थोड़ी सी आकृति बनाए हैं, हम आपको मात्र पैटर्न दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स? पैटर्न दिखाएंगे। देखिए इसमें कैसा पैटर्न आगे बढ़ता है, ऐसा, ऐसा, एक बेंजीन की तरह आगे बढ़ता है अपना एक पैटर्न।